यार जब आपकी मंजिल आपके बहुत करीब होती है तो मंजिल तक पहुंचने की एक अलग सी बेताबी होने लगती है। एक जिज्ञासा होती है जो मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए हमेशा आपको प्रेरित करती है। पर कभी कभी मंजिल के दरमियान सफर इतना अद्भुत होता है कि मन कहता है जो हंसी वक्त गुजर गया उसे यादों में बसा ले। आने वाला कल किसने जाना है, जो अभी तेरे पास है इसे सीने से लगा ले। कुछ पल के लिए ही सही इस लम्हे को अपना बना ले। पर मंजिल तक पहुंचने की उसकी ये चेष्टा एक खूबसूरत सफर को पीछे छोड़ती जाती है और आखिर में रह जाता है एक ऐसा यादगार सफर जो इस मंजिल के दरमियान उसका सच्चा साथी था। एक ऐसा सफर जिसकी यादों में उसका मन वापस जाना चाहता है। ये कहानी मेरे आज के सफर की है गाइस, जहाँ मंजिल थी काठमांडू और मुसाफिर था मैं। और अपनी इस खूबसूरत मंजिल के दरमियान हम लोगों को डे 3 में गोदावरी घाट से लगभग 680 किलोमीटर का सफर तय करके सीधा काठमांडू पहुंचना था। अगर आप लोगों ने अभी तक डे 1 और डे 2 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उन वीडियोस को देखना गाइज, उसके बाद आज की वीडियो में आगे बढ़ना। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डे 3 की वीडियो में, यानी डे 3 के इस नेपाल सफ़र में। जैसे आप लोगों को मैंने बताया हुआ था यार कि डे 1 में हम लोग अपने घर से सफ़र शुरू करते हैं, बनबसा पहुंचते हैं। बनबसा में एक रात स्टे करने के बाद अगले दिन बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल आ जाते हैं और यहाँ आके गोदावरी घाट नाम की इस शानदार सी जगह में एक रात अपनी रुकते हैं। और आज डे 3 है गाइज अपने इस सफ़र का, और आज हम गोदावरी घाट से निकलने वाले आगे के लिए यानी काठमांडू के लिए। तो अभी फ़िलहाल इस जगह पे बैठे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया सी, हाँ बुला रहे हैं। तो यार बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, अब दोबारा से मैं यहाँ से वीडियो शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं चले गया था नीचे चाय लेने के लिए। शानदार चाय भाई, मॉर्निंग की चाय। अगर गाइज मैं बताऊँ तो मैंने यूट्यूब पे काठमांडू की कुछ सारी जगहें देखी जो घूमने लायक हैं। तो भाई काठमांडू में एक स्वयंभू टेम्पल है जो काठमांडू सिटी से हल्का सा ऊपर एक बड़े से तप्पड़ में बसा हुआ है। तप्पड़ बोले तो एक टापू में बसा हुआ है और वहाँ से काठमांडू का 360 व्यू बहुत बढ़िया आएगा गाइज। तो देखते हैं अगर स्वयंभू टेम्पल के आपको दर्शन करा पाए तो ज़रूर से करेंगे गाइज। तो एक बार रेयर कैमरा करते हैं, आपको आसपास के कुछ सीन्स दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। मेरे हाथ में चाय का कप और आप सामने देख रहे होगे गाइस सनराइज का बहुत प्यारा नज़ारा है यार, वाह भाई भाई भाई। और अगर यहाँ पे मौसम की बात करूँ ना यार तो भाई उत्तराखंड से इस जगह पे काफ़ी फ़र्क है यार, क्योंकि यहाँ पे अगर विजिबिलिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हो भाई आसपास एकदम क्लियर विजिबिलिटी है। हमको दूर दूर तक की पहाड़ियाँ देखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यार मैं कुछ इस जगह की बात कर रहा था, देखिए अगर इस जगह की बात करूँ ना तो ऐसी जगह है, इस साइड को एकदम प्लेन एरिया है और यहीं से एकदम पहाड़ शुरू हो रहे हैं और इधर को ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते जा रहे हैं गाइस। तो अभी फ़िलहाल बाबा जी तैयार हो रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, तो उनका वेट है, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है माई जी, आते हैं फिर लौट के फिर आएंगे। तो गाइस फाइनली निकल चुके इस जगह से अपने आगे के सफ़र के लिए, यानी पशुपतिनाथ दर्शन के लिए गाइस। यहाँ से गौरी घोड़ा में राजा गया और इधर से रानी गया, दोनों मर गया। कहाँ पे बाबा जी? ये घोड़ा घोड़ी ताल, घोड़ा घोड़ी ताल ये बाजार है, ये मंदिर गए ये बाबा भी है। आगे आएगी ना अभी? हाँ, ये मैंने बनाया ये पूरी। कौन सी वाली? ये बाबा बैठता है, ये लोगों ये वार को। तो गाइज यहाँ पे महन जी के कहने पे यहाँ पे एक जगह है घोड़ा घोड़ी ताल, तो अंदर यहाँ से गेट है, आपको यहाँ अंदर ले चलते हैं एक बार और यहाँ पे दिखाते हैं आपको अंदर क्या सीन है। और कुछ कहानी बता रहे थे महन जी अपने, देखिए गेट दिखाते हैं आपको, ये देखिए गाइज। अच्छा नीचे है शायद घोड़ा घोड़ी ताल, दिख तो रही है। कमल से नहीं, हाँ घोड़ा घोड़ी आए हैं, अब काठमांडू जा रहे हैं ऐसे ही। इसमें हाँ ये वीडियो बनानी है इससे, वीडियो बना के भेज दो नेट में। ये देखिए गाइस अपने सामने पे घोड़ा घोड़ी ताल,
आगे से चल के दिखाते हैं कैलाली आपको। जिला के घोड़ागोड़ी ताल। कैलाली जिले में ही आता है ना ये भी। ये देखिए भाई बीच में टापू है और ये ताल बहुत दूर तक दिखाई दे रही है। ये देखिएगा इस कितनी दूर तक है ये तालाब, बहुत बड़ी तालाब है और पूरे तालाब में कमल खिले हुए हैं। इस तालाब का नाम है घोड़ा घोड़ी ताल। तो यहाँ पे जानेंगे यार बाबा जी से कि क्या कहानी है इस तालाब के पीछे की, क्यों इस तालाब को घोड़ा घोड़ी ताल बोला जाते हैं। बाबा जी ये इस तालाब को घोड़ा घोड़ी ताल क्यों बोला जाते हैं? हाँ जी, घोड़ागोड़ी ताल से प्रसिद्ध पर्यटक ये स्थल। तो कुछ कहानी रही है इसके पीछे? ये अब मैं कहानी तो लंबा है। यहाँ पहले राजा, ये गांव था थारू का गांव था। एक बुढ़ी को सपना हो गया यहाँ से चलो करके बोला हाँ। न, वो और माना नहीं, कोई उनकी बात मानने वाला बच गया और 3 गांव पूरे के पूरे यहाँ तालाब में घुस गया। अच्छा। बहुत बड़ा तालाब है, कितने गहरा है किसी को मालूम नहीं है। यहाँ गोई भी है। ये बच्चे को पराठा यहाँ बच्चे के किनार से ले गया गोई ने, जैसे खतरा है। मगरमच्छ? मगरमच्छ आजकल उधर बनाया है वो वहाँ नाव लगा के पर्यटक को। अच्छा इधर उधर ताल परिक्रमा बोटिंग वगैरह नया होती है ताल मतलब है। यहाँ पे। ये पुराना कुदरती ताल है। ये पंचमुखी ताल है, ये बहुत बड़ा है। तो देखिएगा इस घोड़ा घोड़ी ताल के बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल्स दी हमको बाबा जी ने। बाबा जी का कहना है कि यहाँ की एक लोकल महिला को बहुत टाइम पहले सपना आया था। सपने में उन्होंने देखा था कि ये तालाब यहाँ पे आने वाले है और यहाँ पे पहले गांव बसा करते थे, इस तालाब के कारण गांव डूबने वाले हैं, ऐसा कुछ सपना आया था। तो जिन लोगों ने यकीन किया भाई वो गांव छोड़कर चले गए थे और बाकी लोग जिन्होंने यकीन नहीं किया वो इसी पानी में समा गए यार। कुछ ऐसी स्टोरी बताई और बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले एक बच्चे को यहाँ से मगरमच्छ छुटा के ले गया यार। और कहीं वहाँ एक नई ताल बनी हुई है, वहाँ बोटिंग होती है कह रहे हैं। और ये ताल मैंने देखी भाई, इसका जो एरिया है ना आप देखिए भाई, उधर जो आपको लास्ट में जंगल दिख रहा है, बीच में 2-3 टापू हैं और ये पूरी एक तालाब है भाई। और पूरे तालाब में कमल खिले हुए हैं। वाह भाई वाह, कमल का फूल मैंने पहली बार आज नेपाल आके देखा है गाइस। क्या ही बोलूँ यार, बहुत विशाल का तालाब। ये देखिए गाइस लीनियर मोड है, सामने तक एकदम तालाब है भाई। वाह। तो गाइस आप लोगों को घोड़ा घोड़ी ताल दिखाने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एक ढाबे पे, कुछ चाय नाश्ता करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई नाइस। मेरा ये गुरु आया ना, हमें गोदावरी का पुजारी, हम गोदावरी में बसते। समोसा सुखा तो भाई चाय का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे आके, इस ढाबे पे आके चाय और समोसे। उसके बाद यहाँ से आगे अपनी यात्रा करेंगे। एक समय दे, 5 समय दे। नेपाल आके भाई चाय का स्वाद लग गया है। समोसे आ गए भाई। तो देखिए गाइस यहाँ पे घोड़ा घोड़ी ताल के बारे में काफ़ी सारी इन्फो लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। यह क्षेत्र वन्य जीवन को ओहो डरा दो गढ़ने स्थान भय काले, शेड्यूल पढ़ सकते हो भाई यार। पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही है। और यहाँ पे इसकी एवरेज डेप्थ लिखी हुई है 4 मीटर भाई, 4 मीटर लगभग 13 फीट। और इसका एरिया देखिए भाई 10,670 हेक्टेयर ही होगा शायद, अब पता नहीं भाई क्या क्या लिखा हुआ है। और इसके लोकेशंस है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो पढ़ सकते हो भाई। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है घोड़ा घोड़ी ताल के बारे में। यहाँ सरोवर है, यहाँ गाड़ी वो करेगा ना, यहाँ ये हुआ है वहाँ वो लगा है किश्ती। अच्छा कश्ती, बोट वोट वो करने के लिए, बोटिंग। ठीक ठीक। पैसा लेता है 300 सरोवर में घूमने आएगा, वो वहाँ पार्टी का। तो गाइस अभी यहाँ पे आप लोगों को घोड़ा घोड़ी ताल दिखाई और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद अब यहाँ से आगे निकल लिए हम। और रास्ते में ऐसी कोई जगह आएगी तो दिखाते हुए चलेंगे आपको। कुछ आगे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। नेपाल के कैलाली जिले की एक शांत सुंदर जगह गोदावरी घाट से प्रातःकाल सूरज की रोशनी के साथ हम लोगों ने काठमांडू का सफर शुरू किया था। आज के दिन हम लोगों को नेपाल के लगभग 4 राज्यों के 12 से 13 जिलों को पार करते हुए सीधा काठमांडू तक का सफर तय करना था। सबसे पहले हम लोगों को सुदूर पश्चिम प्रदेश के कैलाली जिले को पार करते हुए बर्दिया जिले में प्रवेश करना था, जो एक दूसरे राज्य लुम्बिनी में था। कर्णाली नदी सुदूर पश्चिम प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश को आपस में डिवाइड करती है, जहाँ नदी की एक ओर का एरिया कैलाली जिला तो कर्णाली नदी के पार दूसरी साइड का एरिया बर्दिया जिला। और हम लोगों को इसी कर्णाली नदी के ऊपर बनी एक बड़ी सी ब्रिज से होकर गुजरना था। सिंगल पिलर की बनी एक ऐसी ब्रिज जिसकी लंबाई लगभग 500 मीटर है गाइस, जिसको दूसरे देशों के सहयोग से नेपाल में बनाया गया है। एक ऐसी ब्रिज जिसको पार करते ही हम नेपाल के लुम्बिनी राज्य में होते हैं।
बांधने बनाया। एक ही पिलर है ना ऊपर, एक ही पिलर है भाई। जिस पुल की बात हो रही थी ना, एक पिलर का बना हुआ पुल और बहुत बड़ा पुल, तो वो सामने पे है। और अभी हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ हमारे सामने पे एक बड़ी सी पहाड़ी है। तो यहाँ से भाई हो सकता है कि हम पहाड़ी एरिया में एंटर करें या फिर पहाड़ के साइड से होके ही निकले। तो बड़ा सा पुल गाइस यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसके नज़दीक चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, वाह बेहतरीन भाई, सिंगल पिलर का बना हुआ पुल है। बाहर से दिखाते हैं। ये नदी कौन सी है बाबा जी? करनाली नदी। तो गाइस देखिए कितनी विशाल नदी है करनाली नदी, और उस पे बने ये पिलर देखिए भाई। गजब। देखिए गाइस यहाँ से लुम्बिनी राज्य लगते हैं और यहाँ रख दिया। बड़ी गाड़ी आएगी तो लुम्बिनी प्रदेश भ्रमण गर्नु भाई कोमा हार्दिक धन्यवाद। तो भाई यहाँ से लुम्बिनी ख़त्म हो जाता अगर हम इधर को जाएं, और अगर इधर को आएँ तो लुम्बिनी शुरू हो रहा है यहाँ पे से। देखिए भाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सख्त मनाही छे नो स्टॉपिंग। बोले तो इस पुल पे किसी को रुकने नहीं देते होंगे गाड़ी वालों को, इसीलिए यहाँ पे एक भी गाड़ी खड़ी नहीं दिखी हमको। भाई ये पुल की विशालता देखिए एक बार यार। इसी पुल की बात हो रही थी भाई। इसकी लंबाई 500 मीटर। ओ भाई साहब, बहुत ही खतरनाक यार, बहुत ही खतरनाक। वाह भाई वाह। और अगर इस साइड दिखाऊं आपको भाई, तो जंगल देखिए यार। भाई यहाँ पे आके हम पहाड़ के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। उधर से कहीं से आए थे प्लेन एरिया से, और यहाँ से सामने पे पहाड़ है, इस साइड पहाड़ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लुम्बिनी प्रदेश तपाई लाई हार्दिक स्वागत। इसका मतलब होता होगा कि लुम्बिनी प्रदेश में स्वागत पे आपका हार्दिक स्वागत है, यही हो सकता है यार। फिर सम्माननीय प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराल जी भाटिया कर्णाली पुरस्कार समुद्घाटन मिति 2050 साल मंदिर 2 गते सोमवार तदनुसार दिसंबर 13 का दिन संपन्न भयो। तो भाई हल्की हल्की नेपाली हम भी बोल लेते हैं पढ़ के। और भाई ये है बहुत शानदार पुल। तो इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट लेते हैं। और ये जो नदी थी, कौन सी बताई थी? करनाली नदी बताई थी शायद। करनाली नदी पे पुल बना हुआ है, बहुत विशाल का ये पुल यार। तो इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, कुछ फोटोज़ लेते हैं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। कर्णाली नदी के ऊपर बने इस ब्रिज के किनारे अपने आज के सफर के सबसे शानदार कुछ पल बिताते हुए अब हमको एक ऐसे घने जंगल में एंटर करना था जो एक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र था। एक ऐसा एरिया जहां रोड पे चलने के कुछ नियम थे गाइस। जंगल में एंटर करते ही कुछ आगे चलकर नेपाल आर्मी का पहला चेक पोस्ट आते हैं, जहां पे आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी गाड़ी की डिटेल्स जैसे फोन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स बतानी होती हैं। डिटेल्स बताने के बाद उनके द्वारा एक पर्ची दी जाती है जिसे अगले चेक पोस्ट पे दिखाना होता है। इतना सब करने के पीछे रीजंस क्या होते हैं वो आपको बताते हैं गाइस। बाइक से ही? बाइक से वहाँ 2 दिन बाद में मिला उधर। तो गाइस यहाँ पे पीछे पे नेपाल आर्मी के कुछ जवान थे, उन्होंने हमको ये बोला कि पहले हम यहाँ पे उतरे, और उन्होंने गाड़ी वाड़ी का नंबर नोट किया हमारा और कांटेक्ट नंबर नोट किया, और उसके बाद बोला कि बाइक वालों के पीछे ही चलना है। देखिए अगर मैं बताऊं तो एक गाड़ी आगे चल रही है और हम पीछे से चल रहे हैं, बीच में लगभग 8-10 बाइकर्स हैं। ये इसीलिए गाइस क्योंकि जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, जैसे बाघ, भालू इत्यादि, और यहाँ पे आए दिन लोगों पे अटैक होते रहते हैं जंगली जानवरों के। तो इस कारण बाइकर्स की सेफ्टी के लिए हमको बोला गया कि एक गाड़ी आगे चलेगी, और जिस तरीके से हम देखिए इन बाइकर्स के पीछे चल रहे हैं। अब शायद ये एरिया क्रॉस होने तक देखिए यहाँ पे दिखा रखे है वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन। तो यहाँ पे स्पीड की लिमिट दिखाई हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, और इस तरीके से हम बाइकर्स के पीछे चल रहे हैं इनको फुल सेफ्टी देते हुए। यहाँ जंगल में वहाँ बहुत ही गर्म हो गया, इतना टाइम तुमने कहाँ लगाया? बाइक बुलेट तेरी रात में चलने देते नहीं इस रूट से? रात में भी चलते हैं, ऐसे ही जाने देंगे जब अच्छा इकट्ठा हो गए साथ में भेजते होंगे, ऐसे नहीं जाने की। रात में भी चलता है। रात में चलेंगे, साथ में भेजेंगे। वहाँ से होगा एक पोस्ट है आगे। आगे बहुत दूर है, हाँ। 2-3 पोस्ट है। 2-3 फिर पोस्ट शहर आएगा, फिर निकुंज आएगा, फिर आएगा पोस्ट, तब
यार ऐसा कुछ सीन है भाई यहाँ पे। जानवरों की डर से यहाँ पे बल्क में लोगों को छोड़ा जाता है ग्रुप में, और अकेले शायद नहीं जाने दिया जाता। जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद ही यहाँ से आगे बढ़ पाते हैं। कितना लंबा एरिया होगा बाबा जी बीच का? अच्छा, 1 घंटे का। देखिए गाइस, आपको अकेले आते हुए कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। जैसे यहाँ पे भी देखो ग्रुप में आते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी रिस्की एरिया है यार, जिस कारण यहाँ पे ग्रुप में ही लोग आया जाया करते हैं। आग इसलिए नहीं लग रही है ना, ये हरा घास है ना, पानी छोड़ रखा होगा नहर में। बीच बीच में तालाब है। हाँ, पानी छोड़ा होगा नहर में, तो हरी घास उगी हुई है, इतने जल्दी आग नहीं लगेगी। बबई पुल, इसमें तो पानी है बहुत है, बड़ी नदी है ना। देखिए गाइस, ये है बबई नदी, और ये अभी हम इसके ऊपर से जा रहे हैं। बबई पुल काफ़ी बड़ी नदी है भाई ये भी। तो गाइस, ये वो पर्ची है जो हमने यहाँ पे चेक पोस्ट पे कटाई है। तो इसमें देखिएगा इस गाड़ी का नंबर वगैरह है, और ये आपका मोबाइल नंबर वगैरह पूछेंगे, और उसके बाद आपको एक पर्ची मिलेगी। और चेक पोस्ट पे आर्मी वाले आपको बताएंगे कि आपको 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जाने हैं। गोदावरी घाट से चिसापानी तक हम लोग लगभग 90 किलोमीटर चल चुके थे गाइस। चिसापानी के बाद बर्दिया नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए हम लोगों ने बर्दिया जिले से बांके जिले में प्रवेश करना था। बांके जिले को क्रॉस करते हुए हम लोगों ने काठमांडू के लिए लगभग 490 किलोमीटर का सफर और तय करना था। नेपाल के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए कभी हम पहाड़ की गोद में होते तो कभी अगले ही पल वापस से समतल जमीन में खुद को पाते। पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए, कंक्रीट के फैले जंगलों को चीरते हुए पहले हम कपिलवस्तु जिले में पहुंचे। फिर कपिलवस्तु के छोटे बड़े कुछ गांवों को क्रॉस करते हुए अब हमको रूपंदेही जिले में एंटर करना था, जहां हमको एक खूबसूरत शहर से होकर गुजरना था। वेस्ट नेपाल का एक ऐसा शहर जो नेपाल के लुम्बिनी राज्य के रूपंदेही जिले में समुद्र तल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई में बसा है। एक ऐसा शहर जहां वर्तमान में लगभग 2 लाख की जनसंख्या निवास करती है, जो रूपंदेही जिले की उप महानगर पालिका के रूप में जाना जाता है, बुटवल। पहाड़ों की गोद में बसे रूपंदेही जिले का दिल माने जाने वाले खूबसूरत बुटवल शहर को अब अलविदा कहने का समय आ गया था गाइस। बुटवल से काठमांडू के लिए अभी हमको लगभग 255 किलोमीटर का सफर और तय करना था। रात होने को थी और इस वक्त हम अपने देश से दूर, अपने उत्तराखंड से दूर कहीं नेपाल के मध्य बुटवल शहर में थे। जैसे ही हम बुटवल से आगे बढ़े, मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू किया। आसमान में अब घने बादल उमड़ आए थे, बस अब बारिश होने ही वाली थी गाइस। बुटवल शहर को पार करने के बाद अब हमको रूपंदेही जिले से आगे नवलपरासी जिले को पार करते हुए चितवन जिले में एंटर करना था।
जहां हमको चितवन जिले के सबसे बड़े और नेपाल के तीसरे सबसे बड़े शहर भरतपुर के समीप नारायणगढ़ से होकर आगे बढ़ना था। नारायणगढ़ में काली गंडकी और त्रिशूली नदी आपस में मिलकर नारायणी नदी को जन्म देती है। तो नारायणगढ़ से अब हमको त्रिशूली नदी के पैरेलल आगे बढ़ना था गाइस। बाबा जी गलत भी बता सकते हैं, गूगल नहीं बताएगा गलत। गोदावरी घाट से नेपाल के 9 जिलों और 3 राज्यों को पार करते हुए रात के करीब 2 बजे हम लोग मुगलिंग में पहुंचे। मुगलिंग नेपाल के बागमती प्रदेश के चितवन जिले में है गाइस, जो काठमांडू जाने वाले रास्ते में पड़ते हैं। अब हमको मुगलिंग से काठमांडू के लिए लगभग 100 किलोमीटर और चलना था। तो अब हम लोगों ने मुगलिंग क्रॉस किया और एक शांत सी जगह में रोड किनारे गाड़ी रोकी और सुबह होने तक एक प्यारी सी नींद ली। सुबह 5 बजे जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक अननोन सी जगह में पाया। ये मॉर्निंग मेरे अभी तक के नेपाल सफर की सबसे सुकूनदायक सुबह थी। कल कल करती त्रिशूली नदी निरंतर समान वेग से बहती चली जा रही थी और हम लोग त्रिशूली नदी के विपरीत काठमांडू के अब बहुत करीब आ चुके थे। सुरंग है। अंदर है काठमांडू जाने की। अभी चालू नहीं होगा। वैसे जाएंगे इधर सुरंग से जाते। अब बनेगा तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। अरे फिर तो आना ही पड़ेगा दोबारा। नहीं जाएंगे, नहीं बोलना पड़ेगा, वो तो जाना ही पड़ेगा। शुरू में है। देखिए भाई, गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो आराम आराम से जाना है। किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जैम है, जिस कारण से हमको 1 घंटा और लग जाएगा यहाँ से काठमांडू पहुँचने में। आगे पीछे टोटल ट्रक्स ही ट्रक्स हैं यहाँ, ट्रक्स और बसेस भाई, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन सुविधा नहीं है। तो जितना सामान आता है यहाँ पे वो ट्रक्स के जरिए ही आते हैं। पैसेंजर वगैरह भी भाई, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो या फिर आप फ्लाइट से आ सकते हो या फिर आप रोड ट्रैवल करके ही आ सकते हो गाइस। ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी नेपाल में। ट्रेन की एक जगह है जनकपुर में, अभी मोदी ने उद्घाटन करा। अच्छा नेपाल का 2 रेल। अच्छा, रेल लाइन है यहाँ पे अभी चालू? रेल लाइन है जनकपुर जिला में। यहाँ नहीं है, भारत से आधा है जनकपुर जिला। जनकपुर किलोमीटर पहुंचा है अभी जनकपुर। 35 किलोमीटर। अच्छा पहले भी चलता था। भाई, गाड़ियों की कतार दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखिए गाइस, अभी हमको यहाँ से टॉप पे जाना है। देखिए वहाँ पहाड़ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। ये देखिए गाइस, टॉप पे गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं। अभी वहीं जाना है हमको। यहाँ देखिए गाइस, भाई ये देखिए गाइस इधर, और यहाँ का सीन देखिए, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपको सुरंग दिखाई दे रही होगी। ये सुरंग काठमांडू के लिए बन रही है गाइस। अभी चालू नहीं हो रखी, लेकिन जब चालू हो जाएगी तो उसके बाद आप सोच सकते हो ये पहाड़ के अंदर से कहीं से ऐसे निकलेगी और सीधे आपको काठमांडू ले जाएगी, जिससे टाइम काफ़ी कम लगेगा और जल्दी काठमांडू पहुंच जाएंगे। और ट्रैफिक में भी थोड़ा कंट्रोल आएगा गाइस। जितनी भीड़ अभी है, भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखें यहाँ पे सुरंग। एक रास्ता 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर की बन रही है वो। ये सुरंग, हाँ। एक सुरंग वहाँ पर है। एक सुरंग देखिए गाइस, 2 सुरंग, एक वहाँ पे आने के लिए होगी, एक जाने के लिए। हाँ, तो 2 सुरंग बन रही है, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे। एक से गाड़ियाँ जाएंगी और एक से आएंगी। ये जो पाइप बिठा रखा है ना, ये ऑक्सीजन के लिए, सुरंग के अंदर ऑक्सीजन देना है। ट्रैफिक है भैया, राजधानी का ट्रैफिक है।
भाई ट्रैफिक देखे यार, नेक्स्ट लेवल है भाई। ट्रैफिक यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। 20 किलोमीटर जाना था हमको, लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक वो 20 किलोमीटर नहीं आया यार। हम सब लोग कल मॉर्निंग 8 बजे गोदावरी घाट से चले, शाम होते ही बुटवल क्रॉस किया और रात के 2 बजे मुगलिंग में पहुंचे। रात 2 बजे से सुबह 4:30 बजे तक आराम के बाद हम लोगों ने काठमांडू के लिए अपना सफ़र फिर से शुरू किया। पिछले इन 19 घंटों में हम नेपाल के 4 बड़े राज्यों और लगभग 12 से ज़्यादा जिलों को पार कर लगभग 680 किलोमीटर का सफ़र तय करके फाइनली अपनी मंजिल में पहुंचे, काठमांडू। लगभग 15 लाख की विशाल जनसंख्या को अपने आप में समाये नेपाल राष्ट्र के मध्य में बसा एक ऐसा शहर जो पूरे नेपाल देश का सबसे बड़ा शहर है और देश की राजधानी के रूप में पूरे विश्व में पहचाना जाता है, जिसे नेपाल के एक महानगर का दर्जा प्राप्त है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई में बसा एक ऐसा शहर जहां साल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। एक ऐसा शहर जो चारों ओर से कुछ ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है जिनके टॉप पे जाकर काठमांडू शहर का वो हसीन नज़ारा हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। एक ऐसा महानगर जो अपने प्राचीन और बेहद शक्तिशाली मंदिरों के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। एक ऐसा महानगर जहां विश्व का सबसे बड़ा शिवधाम मौजूद है, पशुपतिनाथ धाम। पूरे नेपाल राष्ट्र की धड़कन माने जाने वाला काठमांडू शहर जो नेपाल के बागमती प्रदेश में है, जिसके अस्तित्व को लेकर कई सारी कहानियां बताई जाती हैं। एक ऐसा महानगर जो धार्मिक और आर्थिक दोनों रूप से नेपाल राष्ट्र का एक अहम हिस्सा है। तो काठमांडू पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने होटल में रूम लिया, उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े शिवधाम पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। तो गाइज, वीडियो की ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो यानी डे 3 की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों से डे 4 की वीडियो के साथ। डे 4 के बाद आप लोगों के सामने डे 5 की वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें अपना सफर स्वयंभू टेम्पल का रहने वाला है गाइज। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक दे देना और पर्वतवासी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों से नेपाल ट्रिप की डे 4 की वीडियो के साथ, यानी पशुपतिनाथ टेम्पल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।